गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बेटा। आई होप आप अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं और रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वेक्टर मीडिएटेड मेथड्स कौन से हैं, किस तरह से हम वेक्टर की हेल्प से अपना डिजायर्ड डीएनए ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी होस्ट सेल को। फिर हमने बात की थी कि अपने डीएनए को ट्रांसफर करने से पहले आई हैव टू मेक दोज सेल्स कॉम्पिटेंट, मुझे उन सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा ताकि वो कैपेबल हो उस डीएनए को अपटेक करने के लिए। ठीक है, चलिए हमने वेक्टरलेस मेथड, वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वेक्टरलेस और डायरेक्ट ट्रांसफर, किस मेथड से हम डायरेक्ट डीएनए को हमारे होस्ट सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसमें पहला जो मेथड आता है बेटा, दैट इज योर माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं, ये जो मेथड है बेटा, इट इज यूज्ड मेनली यूज्ड फॉर एनिमल सेल। एनिमल सेल के लिए यूज किया जाता है। जहां हमारा होस्ट सेल एनिमल सेल होगा उस केस में इस मेथड को यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि ये मेरा सेल है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर मुझे मेरा डिजायर्ड डीएनए ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, एक पिपेट का यूज किया जाता है। इस तरह से होती है वो, ठीक है, और यहां हमारा जो डिजायर्ड हमारा डीएनए है, उस डीएनए को हम यहां डाल देते हैं। ठीक है, और थ्रू माइक्रो इंजेक्शन, जिस तरह से इंजेक्शन को यूज किया जाता है और फिर उसको प्रेस करते हैं और फ्लूइड जो होता है वो अंदर चला जाता है बॉडी में, इसी तरह से इसको जब ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा डिजायर्ड डीएनए हमारा कहां चला जाता है, न्यूक्लियस में। ठीक है, ये कहलाता है माइक्रो इंजेक्शन। इस तरह का जो मेथड है इसके लिए यूज कर रहे हैं एनिमल सेल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकेंड मेथड जो है हमारा, ये डीएनए कहां चला जाएगा बेटा, न्यूक्लियस में। सेकेंड मेथड है हमारा बायोलिस्टिक। बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड, ये यूज किया जाता है बेटा प्लांट सेल के लिए। ये क्वेश्चन आया है नीट में कि माइक्रो इंजेक्शन जो मेथड है वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, प्लांट सेल के लिए, एनिमल सेल के लिए, बैक्टीरियल सेल के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनिमल सेल। जब बात आती है बायोलिस्टिक की तो आंसर क्या है हमारा, प्लांट सेल। ठीक है, इस मेथड में क्या करते हैं, मेनली जो हमारा, देखिए हम कुछ ऐसा लें जो हमारे सेल से रिएक्ट ना करे, इस तरह का मेटल यूज किया जाता है। देखो आपको नाम से लग रहा होगा जीन गन, गन बिल्कुल आपके सही इमेज आ रही है माइंड में कि इसमें हम किसी तरह की कोई गन यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम अपने जीन को ट्रांसफर करा रहे हैं, इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं, जीन गन। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, जो हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल क्या है बेटा, उसमें एडिशनल सेल वॉल प्रेजेंट होगी जो कि बहुत रिजिड होती है। तो हम कुछ ऐसा पार्टिकल लें कि हम उसको बहुत हाई स्पीड से, सेल वॉल बहुत हाई स्पीड से सेल वॉल से टकराएं कि वो सेल वॉल से टकराने के बाद उसको रप्चर करने के बाद इनसाइड हमारे डीएनए को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो यहाँ जो मेटल ली जाती है वो जनरली हम क्या लेते हैं, गोल्ड और टंगस्टन। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारा डीएनए है, जो हमारा गोल्ड पार्टिकल है, उसके चारों तरफ हमारे डीएनए को इस तरह से अलाइन कर देते हैं। ठीक है, जब काफी स्पीड के साथ ही गोल्ड पार्टिकल जैसे ही टकराएगा प्लांट सेल से, तो हमारा जो डीएनए है अलोंग विद दिस गोल्ड पार्टिकल्स क्या होगा, इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। इसमें हम किसी तरह का कोई वेक्टर यूज नहीं कर रहे, डायरेक्ट ट्रांसफर करा रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो आता है बेटा, दैट इज, अभी मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में हम टू डिफरेंट चार्ज जो होती है, एनोड और कैथोड ले लेते हैं और यहाँ बीच में हमारा जो सेल होता है उसको रख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, उस सॉल्यूशन में यहाँ सॉल्यूशन रख देते हैं जिससे कि हमारा सेल और प्लस हमारा क्या है, डीएनए भी उसमें प्रेजेंट है। तो ये क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रोड
आपस में अट्रैक्ट होंगी, जैसे अट्रैक्ट होती हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो जो वाइब्रेशंस आते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो डीएनए होता है वो सेल में ट्रांसफर हो जाता है। ये मेथड हम प्लांट सेल, एनिमल सेल में स्पेसिफिक नहीं है, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों मेथड जो होते हैं आप याद रखिएगा, ये बहुत स्पेसिफिक मेथड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड यूज किया जाता है, दैट इज केमिकल मेथड। नेक्स्ट जो है दैट इज केमिकल मेथड। यहां जो केमिकल यूज किया जाता है दैट इज पीईजी। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज कराता है। जैसे ही प्रोटोप्लाज्म जो हमारी सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो हमारा जो डीएनए वो एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में, तो हम कह सकते हैं कि भाई डीएनए जो हमारा वो ट्रांसफर हो गया हमारे डिजायर्ड सेल में, होस्ट सेल में, ठीक है। ये जनरली यूज नहीं किया जाता। तो आपके एनसीईआरटी में मेनली माइक्रो इंजेक्शन और बायोलिस्टिक मेथड ये दो दिए हुए हैं, और इसमें अलग से लिखा हुआ है कि माइक्रो इंजेक्शन इज यूज्ड मेनली फॉर द एनिमल सेल एंड बायोलिस्टिक मेथड, जीन गन मेथड इज यूज्ड फॉर द प्लांट सेल। तो ये हो गई वेक्टरलेस मेथड। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा बेटा इसमें बायोटेक्नोलॉजी में, वो आएगा हमारा, चलिए हमारा जो डीएनए है वो ट्रांसफर हो चुका है होस्ट सेल में, लेकिन मुझे क्या पता कि कौन से होस्ट सेल में ट्रांसफर हुआ है, कौन से में नहीं हुआ है, ठीक है। हम तो क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी ट्यूब ले रहे हैं, उसके अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है। अब मैं कैसे निकालूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई जो मेरा डिजायर्ड डीएनए है वो होस्ट सेल के अंदर गया भी है या नहीं गया है। तो उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने जो हमारा प्लाज्मिड होता है उसमें कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस कर देते हैं जिनकी हेल्प से मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा होस्ट सेल ने प्लाज्मिड डीएनए ले लिया है, कौन से ने नहीं लिया है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे अब, ठीक है। और वही जो मैंने मॉडिफिकेशंस जो किए हैं, जो सीक्वेंसेस मैंने उन प्लाज्मिड में डाल दिए वो कहलाते हैं बच्चों सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ते हैं। रिकम्बिनेंट्स और नॉन रिकम्बिनेंट्स में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए यहाँ पे देखो बच्चों, हमने पीबीआर 322 प्लाज्मिड पढ़ा था, ठीक है। पीबीआर 322 की अगर मैं बात करूं तो ये जो प्लाज्मिड है इसमें दो पर्टिकुलर सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं, जो कि होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंसेस। इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मतलब किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। तो आप नॉर्मल जब आपको फीवर आता है तो आप एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं, आप एंटीबायोटिक लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर इस प्लाज्मिड को मान लो कि एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल सेल है हमारा, इसमें ये नॉर्मल प्लाज्मिड प्रेजेंट था, मैंने इस बैक्टीरियल सेल को एक पेट्री प्लेट पे, पेट्री प्लेट होती है जिसमें कल्चर किया जाता है बैक्टीरिया का, ठीक है, लैब में पेट्री प्लेट्स को, जब ये पेट्री प्लेट में मैंने इन बैक्टीरिया को ग्रो कराया, ये बैक्टीरिया आराम से ग्रो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पेट्री प्लेट में जो मैं मीडिया ले रही हूँ, जो कल्चर मीडिया ले रही हूँ, अगर मैं उसमें एंटीबायोटिक डाल दूं, कौन सी, एम्पिसिलिन डाल दी मैंने,
ये किल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, मेरे को मेरा बैक्टीरिया ग्रो कराना है, तो मैं क्या करूंगी, इन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में कुछ ऐसी सीक्वेंसेस डाल दूं। मान लो मैंने इसमें एक पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस डाल दी जो क्या कर रही है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंस डाल दी। अब इस प्लाज्मिड के पास वो जीन सीक्वेंसेस हैं जो इसको एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया में भी ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अब मैं जब इन बैक्टीरिया को यहाँ ग्रो कराऊंगी इस एम्पिसिलिन कंटेनिंग कल्चर मीडिया में, तो ये बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर जाएंगे, ये किल नहीं होंगे, इनकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंसेस है इनके प्लाज्मिड में। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब देखो मैंने क्या किया था, मेरे प्लाज्मिड को ट्रांसफर कराया था होस्ट सेल में, ठीक है। अब बहुत सारे होस्ट सेल थे, ठीक है, और प्लाज्मिड में मैंने क्या मॉडिफिकेशन किया था कि उसमें मैंने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंसेस डाल दी थी। इन सभी प्लाज्मिड में मैंने एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन सीक्वेंस डाल रखी है, ठीक है। अब ये जरूरी तो नहीं बच्चों कि सभी के सभी प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाएंगे होस्ट सेल में, हो सकता है ये ना हुआ हो, ठीक है, हो सकता है ये भी ना हुआ हो, ठीक है। सिर्फ एक ही प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफर हो पाया, ठीक है, जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंस है वो ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से होस्ट सेल में ट्रांसफर हुआ है कौन से में नहीं हुआ है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक मीडिया लिया, उस मीडिया में मैंने एक पेट्री प्लेट ली, उस पेट्री प्लेट में मैंने कल्चर मीडिया डाल दिया। कल्चर मीडिया मतलब जिसपे फीड करेंगे और ग्रो करेंगे, ठीक है, जो न्यूट्रिशन में इनको प्रोवाइड कर रही ग्रो करने के लिए। अब ये कल्चर जो था ये कैसा था, इसमें मैंने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल दी थी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये 3 बैक्टीरिया, इन 3 बैक्टीरिया में से कौन सा बैक्टीरिया इस मीडिया में ग्रो करेगा कौन सा नहीं करेगा, बताइए। इस मीडिया में बच्चों सिर्फ फर्स्ट वाला ही ग्रो करेगा, बाकी इन दोनों सेल की हो जाएगी डेथ, क्योंकि इनके पास इस एंटीबायोटिक के लिए कोई रेजिस्टेंट जीन नहीं है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंसेस थी, अब ये क्या कहला रहे हैं, ये बैक्टीरिया कहलाते हैं मेरे ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। इनको मैंने क्या बोला है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। दैट मीन्स इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, लेकिन जो 2 और 3 है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ऐसे बैक्टीरियल सेल को मैं क्या कर लेती हूँ, आइसोलेट कर लेती हूँ मीडिया से, ठीक है। मैं एक और पेट्री प्लेट ले रही हूँ, एक और पेट्री प्लेट ली, मैंने उसको कोई पतला सा मसलिन क्लॉथ, उससे मैंने क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया, उस मसलिन क्लॉथ से मैंने कवर कर दिया, और उस मसलिन इस पेट्री प्लेट को मैंने क्या किया, इनके ऊपर जो ये कल्चर मीडिया था मैंने वहां क्या किया, इसको इस तरह से स्टैम्प करना शुरू किया। तो जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स थे वो इससे अटैच हो जाएंगे मसलिन क्लॉथ से, और सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड सेल जो बैक्टीरिया हैं जो ग्रो कर रहे हैं, बाकी तो डेथ हो गई ना, वो क्या करेंगे, इस मसलिन क्लॉथ पे आ जाएंगे सारे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने ट्रांसफॉर्म्ड सेल को आइसोलेट कर लिया नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वन से, समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग हो गई किसकी, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स की।
ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारा कैसा है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। अब मैं इस ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल को अब मैं एक और पेट्री प्लेट पे ग्रो कराऊंगी, और ये जो मेरी पेट्री प्लेट है इसमें मैंने क्या डाला हुआ बेटा, टेट्रासाइक्लिन डाल दी। ये भी क्या है, हमारी एंटीबायोटिक। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है इनका जो प्लाज्मिड है उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। ठीक है, एम्पिसिलिन वाले में ग्रो कर रहा है ना, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। इसके साथ साथ यहां पर जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है, दूसरी जो रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंस है वो क्या है, टेट्रासाइक्लिन। तो एम्पिसिलिन वाला टेस्ट को क्रॉस करके आ गया ना, ठीक है। लेकिन ये जो टेट्रासाइक्लिन है, इस टेट्रासाइक्लिन की सीक्वेंस पे मेरा जो डिजायर्ड डीएनए वो इंटीग्रेट हो रखा है। ठीक है, इस टेट्रासाइक्लिन की सीक्वेंस पे मेरा डिजायर्ड डीएनए इंटीग्रेट हो रखा है। जब मेरा डिजायर्ड डीएनए इंटीग्रेट हो रखा होगा तो कुछ ऐसे भी प्लाज्मिड होंगे। सपोज कीजिए कुछ प्लाज्मिड ऐसे भी हैं जिनमें डिजायर्ड डीएनए नहीं गया, लेकिन वो एम्पिसिलिन पे तो ग्रो करेंगे ना, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अभी भी प्रेजेंट है उनमें। ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट है। रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट है। तो ये एम्पिसिलिन वाला टेस्ट तो पास करके आ गए कि भाई ये सेल हमारे ट्रांसफॉर्म्ड सेल तो है। ठीक है, लेकिन अब मुझे पता करना है कि मेरा डिजायर्ड डीएनए इनके प्लाज्मिड में गया है या नहीं गया है। तो वो पता करने के लिए मैंने क्या किया, इनको एक और कल्चर मीडिया पे ग्रो कराया जिसमें मैंने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाली हुई है। ठीक है, अब जिन बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होंगे वो तो यहाँ ग्रो कर जाएंगे, लेकिन जिनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंस नहीं होगी वो इस मीडिया में ग्रो नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात। कैसे, देखो इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंस नहीं है क्योंकि मेरा डिजायर्ड डीएनए जो कि ब्लू है कलर में वो उस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंस की जगह इंटीग्रेट हो गया है। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों को ग्रो करा रही हूं यहाँ पे, तो ये जो मेरा ई कोलाई बैक्टीरिया है ये ग्रो नहीं कर रहा क्योंकि इसके पास क्या है, ये डीएनए सीक्वेंस इसकी टेट्रासाइक्लिन वाली साइड पे आ गई है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ ग्रो नहीं कर पाएगा। ये वाला जो बैक्टीरिया मेरा ये इसमें ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके पास दोनों सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, तो इसके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है और एम्पिसिलिन के लिए भी, तो ये यहाँ इजीली ग्रो कर जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये जो सेल्स हैं हमारे जो नहीं कर पा रहे ग्रो वो कहलाते हैं बच्चों रिकम्बिनेंट सेल्स। ठीक है, रिकम्बिनेंट सेल, और ये हमारा कहला रहा है नॉन रिकम्बिनेंट सेल। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखिए फिर से पढ़ते हैं हमने क्या किया है। मैंने अपने जो मेरा प्लाज्मिड था मैंने उसमें कुछ चेंजेस करे, कुछ मॉडिफिकेशन करे। मैंने उनमें दो सीक्वेंसेस ऐसी डाल दी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, पहली एम्पिसिलिन और दूसरी टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अब देखिए मैंने
डिजायर्ड डीएनए को कट किया होगा वहीं इन प्लाज्मिड डीएनए को भी कट किया होगा, तो मेरा डिजायर्ड डीएनए उस प्लाज्मिड डीएनए से इंटीग्रेट हो गया होगा, ठीक है। तो हो सकता है वो साइट एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में प्रेजेंट हो, समझ में आ गई बात। तो यहाँ मेरा डिजायर्ड डीएनए चला गया, ठीक है। फर्स्ट केस में मैंने उन सभी बैक्टीरिया को, मुझे नहीं पता किस बैक्टीरिया में मेरा प्लाज्मिड गया है या किस बैक्टीरिया में मेरा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है, नहीं पता मुझे, ठीक है। मैंने क्या किया, उन सभी को एक मीडिया में ग्रो कराया जिस मीडिया में मैंने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाली हुई है, ठीक है। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल दी। अब जब मैं उनको ग्रो करा रही हूँ वहां पे, तो भाई मैंने देखा कि सारे ही बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, जिनमें प्लाज्मिड चला गया है, वो उस एम्पिसिलिन वाले मीडिया में ग्रो करेंगे, और जिनमें वो प्लाज्मिड नहीं गया, प्लाज्मिड ही नहीं गया है, वो बैक्टीरिया वहां किल हो जाएंगे, क्योंकि उनमें एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रोधक क्षमता नहीं है। समझ में आ गई बात, यहां तक क्लियर हो गया। तो जो ट्रांसफर हो गए, जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं वो कैसे हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल, और जो नहीं कर रहे हैं वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। क्लियर, ठीक है। अब मैंने सेकंड केस में क्या किया, मैंने उन ट्रांसफॉर्म्ड सेल को एक और मीडिया में ग्रो कराया जिस मीडिया में मैंने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाल दी थी। अब उनके पास, सबके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो है। अब मैंने देखना है कि भाई जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंस थी उनमें किस में मेरा डीएनए उस सीक्वेंस की जगह इंटीग्रेट हो गया है। मेरे को तो वही चाहिए ना, तभी तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा उस डीएनए का, ठीक है। वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रांसफर करते हैं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक कल्चर मीडिया पे। जब मैंने बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया तो सिर्फ वही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जिनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट सीक्वेंसेस प्रेजेंट होगी, और जिनके पास नहीं होगी, जिस सीक्वेंस की जगह मेरा डीएनए आ चुका होगा, वो वहां ग्रो नहीं करेंगे। दैट मीन्स दोज सेल्स आर रिकम्बिनेंट सेल्स, क्योंकि उनमें मेरा रिकम्बिनेशन वाला डीएनए आया है, प्लाज्मिड आया है, और ये कैसे हैं हमारे नॉन रिकम्बिनेंट सेल्स। तो इस तरह से रिकम्बिनेशन और नॉन रिकम्बिनेशन के थ्रू इन प्लाज्मिड की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं किसकी, रिकम्बिनेंट्स की और नॉन रिकम्बिनेंट्स की। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए बेटा, क्लियर नहीं हो रहा है तो, प्लस मैं आप इसको पीडीएफ जो है नोट्स की वो भी आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए, कुछ हम कल ऑनलाइन सेशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।